अभी मैं क्या चल रहा है? एक सलमान बोल के हमारे हैदराबाद से छे, वो मीटिंग्स तो देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन ये कल आपसे बात कराऊंगी, आज ही बोली थी वो। ब्लिंकिट से कुछ काम करता वो। क्या करता है? ब्लिंकिट में। अच्छा, तो बात करना मेरे से हमसे कल। और हम्म। चंदन जी, आप बताइए, आप कैसे हैं भाई? जी सर, ठीक है सर। बढ़िया, फिट खाने एंड को फाइन। ठीक है सर। चलो बढ़िया। और अभी देखो, मैं खुद से वैसे क्या नहीं कराया, बट एक अच्छी चीज बताऊंगा, यूट्यूब में वीडियो चलाऊंगा। ये इन्विटेशन का रहेगा, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, तो आराम से देखना सुनना। ओके। इसलिए आप सो जाते, इसलिए मैं देख रहा था, है ना? तो आराम से सुनना सभी लोग वीडियो। मेरी वॉइस तो आ रही है ना सभी को? हाँ जी। है? हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। हाँ, अरे तो आराम से सुनना। और देखो, टेंस से रीड चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं लोग। आप लोग भी टेंस से रीड करो और इससे पढ़ लेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। और ये दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, बस 30-35 मिनट का रहेगा, बट इसमें ओके। बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, सुनो आराम। कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आता है इनविटेशन। इनविटेशन के बारे में कई बार बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। इनविटेशन में बार बार बताता हूँ, एमएलएम के सत्संग में लगभग हर रोज मैं यही बात बताता हूँ कि इनविटेशन जब भी हम किसी व्यक्ति को करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, क्लियर द माइंड। ध्यान से सुनना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनविटेशन। तो ऑफलाइन में काम करते हैं, जो लिस्ट बनाए काम करते हैं ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। ये है, आवाज कट कट के आ रही है सर। सामने वाले से पूछ लेना है। साउंड सुने नहीं आ रहा बिल्कुल। तब तक आपने इनविटेशन नहीं करना है। शुरुआत में आपने ये सोचना है, जैसे आपकी आपकी जैसे मीटिंग कल शाम, तो आपने उस व्यक्ति को आगे इनवाइट नहीं करना है। अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैं फ्री हूँ, तभी आपने इनवाइट करना है। अगर वो व्यक्ति ऐसा कहता है कि यार मैं अभी नहीं बता सकता कि कल शाम को मैं फ्री रहूंगा या बिजी रहूंगा, अभी नहीं बता सकता, तो आपने उस व्यक्ति को उस समय इनवाइट नहीं करना है। आपने उस व्यक्ति से कहना है कि चल ठीक है, एक काम करूंगा, कल शाम को मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा 5 या 6 बजे। आप फ्री हो गए या बिजी हो गए, उस समय बता देना मेरे को, ठीक है? तो इस तरीके से आपने उस व्यक्ति को भी नेक्स्ट कॉल के लिए आपने उस व्यक्ति को डाल देना है। लेकिन आपने इनविटेशन सिर्फ उसी व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति आपको कंफर्म करता है कि मैं यार उस समय फ्री ही रहूंगा, ताकि आपका जो इनविटेशन आप कर रहे हैं, आपका इनविटेशन खराब ना हो। समझ रहे हैं इस चीज को? एनर्जी अगर लगानी ही है तो सही जगह पे एनर्जी लगानी चाहिए ना। गलत जगह पे एनर्जी लगा के क्या फायदा? बैठ के आके बीन बजाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बैठ के आके बीन बजाने से आपकी एनर्जी, आपका टाइम सब खर्च हो रहा है। बीन बजाना कोई आसान काम थोड़ी है। जिसको बीन बजाने की प्रैक्टिस नहीं होती ना, 10 मिनट बीन बजा लेगा ना, तो 11वें मिनट से उसके गले से आवाज ही निकलना बंद हो जाएगी, इतनी ताकत लगती है बीन बजाने में। अब आप इतनी एनर्जी लगा के आप बीन बजा रहे हो, वो भी भैंस के आगे बजा रहे हो, तो क्या फायदा? फिर नाइट पहले कर लें, ठीक है? डूज एंड डोंट्स, इनविटेशन करते वक्त डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना जरूरी है।
कंपनी, मेंबर, चेन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटी, संस्था, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। काम क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ने हैं, 4 जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं, जोड़े पे जोड़ा बनाना है, 2 लेग है, 4 लेग है, 6 लेग है। काम क्या करना पड़ेगा, इस बारे में डिस्कस नहीं करना है। ठीक है। और तीसरी बात, पैसा, पैसा कितना खर्च होने वाला है, सामने वाले की पॉकेट से कितना पैसा निकलने वाला है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि क्या क्या होता है ना, लोगों को पैसा खर्च करने में दिक्कत नहीं है, पैसा तो लोग खर्च कर ही देते हैं, लेकिन आदमी तब तक पैसा खर्च नहीं करता जब तक उसे क्लियर ना हो जाए कि मुझे पैसा खर्च करना है तो क्यों करना है। जब उसे क्लियर हो जाता है कि मुझे क्यों पैसा खर्च करना है, तो पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, लोग पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही बता दोगे कि इतना पैसा खर्च करना है और आपने ये क्लियर नहीं करा कि पैसा क्यों खर्च करना है, तो फिर वो आदमी पीछे हट जाएगा। क्योंकि बिना कारण के तो आप अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। जब हम अपनी जेब से बिना कारण के 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी जेब से 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए खर्च कर देगा बिना कारण जाने। और कारण आप अगर इन्विटेशन में बता दोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरा ही जान होता है। आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को दोगे तो भी सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो फालतू के पंगे में फंसना नहीं है, पैसे के बारे में डिस्कस करना नहीं है, काम क्या करना है डिस्कस करना नहीं है। कल जब वो मीटिंग में आएगा तो सब चीजें बताई जाएंगी ना आपको। जब वो मीटिंग में बैठेगा तो वहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी। वहां पे कुछ छुपाया जाता है क्या? कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। कंपनी का प्रोफाइल बताया जाता है, प्रोडक्ट बताया जाता है, इनकम प्लान बताया जाता है, कैसे कैसे कमीशन आएगा, क्या क्या कमीशन आएगा बताया जाता है, प्रोडक्ट का कितना प्राइस रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट रहेगा, सारी जानकारी सब डिटेल में दी जाती है ना, तो वहां पर बताया जाएगा। आप इन्विटेशन में ही आधा अधूरा बता दोगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना जरूरी है इन्विटेशन के अंदर में। ठीक है, हरी अप नहीं करना है, जल्दबाजी। देखो, इन्विटेशन इन्विटेशन स्टार्ट करते वक्त जैसा कि मैंने बताया क्लियर द नाइट करना है पहले, तो इसका मतलब वहां पर हमने जल्दबाजी नहीं दिखानी है। इनवाइट करने में, किसी व्यक्ति को इनवाइट करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ठीक है, लेकिन 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 एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर देते हैं, एक बार आपने उस व्यक्ति को इनविटेशन दे दिया और उस व्यक्ति ने आने के लिए हाँ बोल दिया, तो फिर आपने वहां पर जल्दबाजी दिखानी है। फिर आपने वहां पर उस व्यक्ति से आगे डिस्कशन करते हुए बैठे नहीं रहना वहां पर। कई लोगों की ये गलती करते हैं कि वो इनवाइट करने के बाद भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे रहते हैं। देखो, अब आपने सामने वाले को इनवाइट कर दिया तो उसके दिमाग में सवाल तो खड़े होंगे। वो आपसे बोलेगा, यार कुछ तो बता, थोड़ा तो बता, यार तूने तो एक आध कोई मीटिंग अटेंड करी होगी ना, तो तुझे थोड़ा बहुत तो कुछ तो पता होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुझे कंपनी का नाम ही ना बताओ या तुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही ना बताओ। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंटेशन के लिए मुझे इनवाइट कर रहा है तो तुझे कुछ तो पता होगा ना, जो जितना तुझे पता है कम से कम तू उतना तो बता। ऐसा वो आपको बोलेगा अगर आप इनविटेशन के बाद वहां बैठे गए तो। इसलिए इनविटेशन के बाद आपने अपने प्रोस्पेक्ट के पास बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपने वहां से कोई ना कोई रीजन बता के वहां से तुरंत निकलना है, जल्दबाजी में अपने आप को दिखाना है। ये बात हमेशा याद रखें। और ये सारी चीजें हम उसको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कर रहे, या हम उसको चूना लगाने के लिए नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मिसगाइडेड ना हो, वो भटक ना जाए, उसको सही इंफॉर्मेशन मिले और पूरी इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए ये सारी प्रोसेस करी जा रही है। समझ में आ गया ना? तो ये चीजों का ख्याल रखना है इनविटेशन के अंदर में। अब आता है अगला पॉइंट, शो द प्लान। तो ध्यान से समझना, शो द प्लान का पॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शो द, जिनके अंदर पेशेंस है वही टिके रहेंगे। अब यहाँ से आगे तो अग्नि परीक्षा है, यहाँ से आगे सिर्फ वही लोग टिके रहेंगे जिनके अंदर रियल में पेशेंस है। ठीक है, शो द प्लान। नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रेस कोड। जैसा कि मैंने एक्साइटमेंट वाले क्लॉज में भी आपको बताया कि ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है। नीट एंड क्लीन आपका ड्रेसअप होना चाहिए। क्योंकि इससे आप एक्साइटेड दिखते हैं। ठीक है, तो ड्रेस कोड का ख्याल रखना है। देखिए, जब भी आप मीटिंग में जाते हैं ना, जब भी आप कंपनी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पर आप टाई जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टाई से एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। टाई आप जरूर लगाइए, कंपनी की ट्रेनिंग में हो, कंपनी की मीटिंग में हो, टाई जरूर लगाइए। ठीक है, देखो, जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हो ना, बहुत तेज गर्मी हो रही है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आप फील्ड में काम कर रहे हो, आप बाइक से इधर उधर जा रहे हो, उस समय अगर आपने टाई नहीं भी लगाई होगी ना तो चलेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
लेकिन जब आप कंपनी मीटिंग में जा रहे हो तो वहां पर टाई टू अच्छा सा ड्रेसअप करके आप जाएंगे तो वो एक बेहतर माहौल बनाने में मदद करता है। तो वो इस चीज का आप ख्याल रखें। फील्ड में काम करते वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि टाई उतना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ भी पहन के निकल जाओ। आपने फॉर्मल शर्ट पैंट पहनना है, आपने एक सलीके से मतलब आपकी जो है एक अच्छी से कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए ड्रेस पहनिए, अच्छा नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनिए, टाई नहीं भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन डिसेंट लगना चाहिए। आपने ऐसे ही कुछ भी उलझुल से कपड़े पहन के नहीं निकलना है, ठीक है। तो ड्रेस कोड का ख्याल रखना जरूरी है। इसके बाद आता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी देना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपने पहली बात तो ये है कि दो दो बड़ी गलतियां करते हैं लोग टेस्टिमनी के मामले में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टेस्टिमनी देते ही नहीं है, तो वो भी एक गलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेस्टिमनी देते तो है लेकिन वो गलत तरीके से टेस्टिमनी दे देते हैं, तो वहां पर भी एक गलती होती है, तो उसको देखना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भाई जो लोग टेस्टिमनी देते ही नहीं है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हम बार बार बताते हैं कि अपनी पिछली इमेज को छोड़ दो। कई लोगों की पिछली इमेज इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी बड़ी पिछली इमेज, इतनी बड़ी सोशल रेपुटेशन होती है उनकी, कि जब इस बिजनेस से उनका 1,000 रुपए का चेक आता है तो उन्हें लोगों को बताने में शर्म आती है कि यार मेरा इस बिजनेस से 1,000 रुपए का चेक आया है। जबकि 1,000 रुपए का चेक इस बिजनेस के अंदर आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है और आपको इसे गर्व से बताना चाहिए, लेकिन वो बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी खासी है, ऊंचे लोगों में उनका उठना बैठना है, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको बोलूंगा कि मेरा 1,000 रुपए का चेक आया है तो ये लोग मेरे पे हंसेंगे कि यार ये 1,000 रुपए पे अटका है तू, ऐसा उन्हें लग रहा होता है। तो इस वजह से वो बता नहीं रहे होते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, टेस्टिमनी के अंदर आपने इस बिजनेस में जितना कुछ भी कमाया है, भले ही आपने 1,000 कमाया है, 2,000 कमाया है, 5,000, जो भी आपने इस बिजनेस से इनकम लिया है, वो आपने बताना जरूरी है टेस्टिमनी में, ठीक है। तो आपने टेस्टिमनी देनी है हमेशा। लेकिन कई लोगों की क्या गलती होती है, वो टेस्टिमनी गलत तरीके से देते हैं। तो गलत तरीके से नहीं देनी। इसमें गलती क्या होती है टेस्टिमनी में? टेस्टिमनी में सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपना एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि बिजनेस में मुझे एग्जैक्टली कितना टाइम हो चुका है, कि मैंने ये जो कमाया है, मेरे को कितना टाइम इस बिजनेस में हो चुका है और मैंने कितना कमाया, वो एग्जैक्ट बता देते हैं। तो एग्जैक्ट कभी नहीं बताना है इस बिजनेस के अंदर में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे इस बिजनेस में 1 साल हो चुका है और 1 साल में मैंने यहाँ से कमाया है 50,000 रुपए, ऐसा अगर किसी व्यक्ति ने बता दिया, अपने प्रोस्पेक्ट के सामने ऐसा बोल दिया, तो प्रोस्पेक्ट को तो इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है, तो वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है कि हाँ 1 साल में इस बिजनेस से 50,000 रुपए ही कमाया जा सकता है। 1 साल में 50,000 मतलब महीने का कितना? 4,000 रुपए। बोला यार महीने का 4,000 रुपये आएगा यहाँ पर, तो वो ये सोच लेता है कि इस बिजनेस में महीने का 4,000 ही आएगा, और यहाँ पे हमारी गलती हो जाती है। इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने क्या बोला शब्द क्या होना चाहिए सर? कुछ समय पहले मैंने भी, जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ समय पहले मेरे सीनियर की मेरे पास आए थे, उन्होंने काफी अच्छा और फिर कुछ समय से उन्होंने ₹15,000 कमा लिया है। अब आपने उसको कुछ समय बोल दिया, अब आपने एग्जैक्ट नहीं बताया, तो उसके दिमाग में पिक्चर नहीं बनेगी कि इतने समय में इतना पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति इस बिजनेस में अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से कमाता है ना पैसा। अब हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाने के लिए जा रहे हो सकता है उसमें आपसे ज्यादा पोटेंशियल हो, तो आपको हो सकता है एक साल लगा हो 50,000 कमाने में, और हो सकता है वो 50,000 रुपए वो एक महीने में ही कमा ले, है ना। तो कौन व्यक्ति इस बिजनेस में कितनी फास्ट स्पीड से सक्सेस होगा, ये व्यक्ति के पर्सनल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए टेस्टिमनी देते वक्त हमने कभी भी एग्जैक्ट नहीं बोलना है कि मुझे एग्जैक्ट कितना टाइम हो चुका है इस बिजनेस के अंदर में, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखें। टेस्टिमनी के अंदर में कुछ लोग गलत टेस्टिमनी दे देते हैं, बड़ा चढ़ा के टेस्टिमनी बताते हैं, कमाया होता है 20,000 रुपए, बताते हैं मैंने 2 लाख कमा लिया। तो ऐसी झूठी टेस्टिमनी भी नहीं देनी है, क्योंकि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप हर किसी को हर रोज मूर्ख नहीं बना सकते। आपके साथ जो व्यक्ति आज आप पे भरोसा करके ज्वाइन हुआ है, आपके झूठ को सच मान के ज्वाइन हुआ है, कल जब उस व्यक्ति को सच्चाई पता चलेगी कि यार ये आदमी ने बताया था कि 2 लाख कमाए लेकिन
बाकी लोगों से बात करके पता चलता है कि यार ये आदमी ने तो सिर्फ 20,000 रुपए कमाए हैं, यानी कि इसने मुझे झूठ बोल के ज्वाइन कराया है, तो आपके ऊपर से उसका ट्रस्ट अगर हट गया एक बार तो वो हमेशा के लिए हट जाएगा। तो इसलिए जो है गलती ना करें, कभी झूठी टेस्टिमनी नहीं देनी है, बढ़ा चढ़ा के टेस्टिमनी नहीं देनी है, ठीक है, और वक्त तो आ रही है ना, testimony क्लियर। में कभी घबराना या शर्माना भी नहीं है, जो एग्जैक्ट है जैसा है वैसा ही इनका बताओ। वीडियो है ना, वो ऐसा कर सकता है था समझ में आ भाई, गया? क्लियर है आपको। चलो ठीक, ने सुनो आराम से, बहुत जबरदस्त तो नहीं है ये। बोलो कि पिछले कुछ समय से इस बिजनेस के साथ काम करते हुए मैंने ये अचीवमेंट लिया है, इस तरीके से आपका टोन, आपके बताने का तरीका टेस्टिमनी में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। इसके अलावा देखो, प्रोडक्ट टेस्टिमनी, बिजनेस टेस्टिमनी, दो तरह की टेस्टिमनी होती है। ठीक है, आपको कब कौन सी टेस्टिमनी बतानी है ये आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। अगर आप रिटेलिंग कर रहे हो, मार्केट में आप रिटेलिंग करने के लिए निकले हो, आप रिटेल कस्टमर्स बना रहे हो, तो प्रोडक्ट टेस्टिमनी पे ध्यान दो, प्रोडक्ट टेस्टिमनी पे ज्यादा फोकस करो। और अगर आप सामने वाले को बिजनेस दिखाने के लिए जा रहे हो, बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए जा रहे हो, बिजनेस इनकम प्लान दिखाना आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर वहां पर आप बिजनेस टेस्टिमनी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये आपकी समझदारी के ऊपर है कि आपने कब प्रोडक्ट टेस्टिमनी बतानी है, कब बिजनेस टेस्टिमनी बतानी है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो शो द प्लान की जो प्रोसेस है ये हमेशा टाइम बाउंड होनी चाहिए। कई लोग जो होते हैं प्लान प्रेजेंटेशन को इतना लंबा खींच देते हैं कि सामने वाले का पेशेंस जवाब दे जाता है। अभी देखो, आप लोग तो सदे हुए लीडर थे, आप लोग ट्रेंड हैं, आप लोग इस माहौल में ढल चुके हैं, तो पिछले 4 घंटे से ये सेशन चल रहा है, आप लोग आराम से अटेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। लेकिन एक नए आदमी को इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 4 घंटे का, 5 घंटे का आपका लेक्चर सुनेगा। तो इसलिए आपने जो है शो द प्लान जो है ना, ये हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे कंपनी का कोई वेन्यू चल रहा है, कोई मीटिंग चल रही है, आसपास के किसी होटल में आपकी मीटिंग चल रही है, वहां पे अगर प्लान प्रेजेंटेशन हो रही है तो वो प्लान प्रेजेंटेशन आपकी 1 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। याद रखें इस बात का, 1 घंटे में आपकी प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो जानी चाहिए। आपके गेस्ट को आप 1 घंटे में फ्री कर दो। अगर आप ऐसा माहौल बनाएंगे तो आपके गेस्ट जो है वो दोबारा आने में उतना हिचकेगा नहीं। कई कंपनीज में हमने देखा है कि वहां पर जब प्लान प्रेजेंटेशन, प्लान मीटिंग चलती है, तो प्लान मीटिंग तो 15-20 मिनट की होती है, प्लान 15-20 मिनट में प्लान समझा देते हैं, बाकी 2 घंटे तक वहां पर सेलिब्रेशन चलता रहता है, हो 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 चलता रहता है उसमें। फिर लोग आते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, वो अल्लाह चलता रहता है उसके अंदर में, और गेस्ट बैठा हुआ देखता रहता है कि आखिर मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, यार मैं यहाँ पर बैठ क्यों गया। तो ऐसा माहौल क्रिएट ना करें कि आपका गेस्ट जो है वो इरिटेट हो जाए। उसको आप शो द प्लान में कितने कम समय में आप उसको फ्री कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। ठीक है, इसका ख्याल रखें आप लोग सभी लोग। और जब आप 1-to-1 में शो द प्लान करते हैं, तो 1-to-1 में शो द प्लान आपका 20 मिनट मैक्सिमम, 20 मिनट में आपको आपने प्लान दिखा देना है, इससे ज्यादा समय आपने लेना नहीं चाहिए 1-to-1 में शो द प्लान करते वक्त। ठीक है, कई लोग 1-to-1 में शो द प्लान करते हुए भी 1.5-1.5 2-2 घंटे तक अपने गेस्ट को एंगेज कर देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को 1.5-1.5 2-2 घंटे तक फ्री नहीं करेंगे तो वो आपसे अगली बार मिलेगा ही नहीं। उसको पता है कि आप बहुत बड़े चाटू किस्म के व्यक्ति हैं, ऐसी इमेज बन जाएगी आपकी, और फिर वो आपसे दोबारा मिलेगा नहीं। उसको पता है कि एक बार आप उसके सामने बैठ गए तो आप उसके 1.5-2 घंटे तक आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो। सभी के साथ तो इस होता वजह होगा से वो ये, आपसे दोबारा लेवल मिलेगा देने के बाद रिप्लाई नहीं देते हैं ये तो। नहीं होती कि तो देख लेते हैं, फॉलोअप के लिए लोगों मिलते ही नहीं है, फॉलोअप नहीं हो पाता उनका, इसीलिए तो नहीं हो पा रहा है सामने वाला, इसलिए तो नहीं मिल रहा आपसे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आपसे मिलेगा तो उसके 2 घंटे आप खींच लोगे, और यही वो चाहता नहीं। इसीलिए शो द प्लान एकदम शॉर्ट सिंपल रखें, कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें। एक ही बार में सामने वाले को पूरी रामायण पढ़ा देना जरूरी थोड़ी है। एक ही बार में, कई लोग ये कोशिश करते हैं कि एक ही बार में मैं अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में पूरा प्लान सेट कर दूं। अरे एक ही बार में तो आपके दिमाग में पूरा बिजनेस प्लान सेट नहीं हुआ तो आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कैसे हो जाएगा। इसलिए उसको सिर्फ हाइलाइट्स बताइए, उसको जो आपके प्लान के जो मेन जो फीचर है, जो मेन मेन फीचर्स हैं, जो मेन मेन टारगेटेड इनकम है, जो तगड़ी इनकम है, उन पे बात करिए। आपकी कंपनी प्रोफाइल के ऊपर 10 पॉइंट लिखिए, आपके आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 पॉइंट लिखिए, इनकम प्लान के ऊपर 10 पॉइंट लिखिए, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 30 पॉइंट। यही 30 पॉइंट आप जो है 15 से 20 मिनट में समझा दो सामने वाले को, हो गई आपकी प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है,
जिनका वीडियो वो सो रहे हैं, जग रहे हैं। तो शो द प्लान में ये सारी चीजों का ख्याल रखना है। इसके बाद आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फिफ्थ स्टेप आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। इसमें आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। कॉमन रेपो का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉलो अप के अंदर में। फॉलो अप में आप क्या कॉमन रेपो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं कॉमन रेपो मतलब, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, वो आपको पता है कि ये सरकारी जॉब में है। आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, आपको पता है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है ये सरकारी जॉब में है, तो आपने क्या करना है, और आप सरकारी जॉब में नहीं हो, आप हो सकता है मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो सरकारी जॉब में है, तो आपने क्या करना है, कॉमन रेपो का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा दें जो व्यक्ति आपकी कंपनी में काम कर रहा है और वो सरकारी जॉब में भी है। तो सरकारी जॉब वाले को जब आप सरकारी जॉब वाले से मिला देते हैं तो इससे क्या होता है, कॉमन रेपो वाला फीचर एक्टिवेट हो जाता है। तो सरकारी नौकरी वाले को सरकारी नौकरी वाले की बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डायरेक्टली मिलवा नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसकी स्टोरी जरूर शेयर करें। ठीक है कि सर आप सरकारी नौकरी में हैं, आप जो है आर्मी में हैं। हमारे साथ में एक ऐसे सर भी हैं, वो भी आर्मी में थे और उन्होंने आर्मी में रहते हुए बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और यहाँ से ये अचीवमेंट की। दिस इज कॉमन रेपो। फॉलो अप में आप ये कॉमन रेपो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमेशा इस बात का याद रखें कि प्रोस्पेक्ट जो है, हमेशा आपकी उम्मीद ये होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट हमेशा नो से ही स्टार्ट करेगा। कोई भी व्यक्ति होगा हमेशा नो से ही स्टार्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपने हमेशा नो के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपने ये नहीं सोचना है कि सामने वाला हाँ बोलेगा तभी काम होगा, अगर सामने वाले ने नो बोल दिया तो फिर काम होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट नो से ही स्टार्ट करेगा। आपने अपने आप को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर, अपना माइंड मेकअप करके रखना है कि प्रोस्पेक्ट नो से ही स्टार्ट करेगा। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आप जब सामने से नो आता है तो आप हड़बड़ाते नहीं हो। आप क्या करते हो, आप 8/73 के रूल का इस्तेमाल करते हो। 8/73 का रूल तो आप लोगों को पता होगा ना। दिस इज 8/73 रूल। 8/73 में सबसे पहले 8 पे बात करते हैं। 8 का मतलब क्या है कि जितने भी डायरेक्ट सेलर्स मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनमें से सिर्फ 8% डायरेक्ट सेलर्स ही सक्सेसफुल क्लोजिंग तक पहुंच पाते हैं। बाकी 92% डायरेक्ट सेलर सक्सेसफुल क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है कि 44% नेटवर्कर्स जो है, डायरेक्ट सेलर जो है, वो पहले ऑब्जेक्शन में ही गिव अप कर देते हैं। सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है तो वो हार मान के बैठ जाते हैं कि अरे यार इसके पास तो पैसा ही नहीं है तो ये ज्वाइन कैसे करेगा, चलो हटाओ इसको, दूसरे से बात करते हैं। तो वो पहले ऑब्जेक्शन में ही हार मान जाते हैं 44% डायरेक्ट सेलर्स। 22% डायरेक्ट सेलर्स दूसरे ऑब्जेक्शन में हार मान जाते हैं। पहला ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर लेते हैं लेकिन दूसरे में हार मान जाते हैं, दूसरे में गिव अप कर जाते हैं। तीसरा आता है 16% वाले लोग। 16% ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो पहले दो ऑब्जेक्शन तो इजीली हैंडल कर लेते हैं लेकिन तीसरे ऑब्जेक्शन में इनका जूस निकल जाता है, तीसरे ऑब्जेक्शन में ये हार मान जाते हैं। 16% ऐसे हैं। 10% ऐसे अभी हैं भी जो निकल रखा है काफी लोगों ने, वीडियो में रखे हैं। चौथा ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। पहला ऑब्जेक्शन में बढ़िया जवाब दे दिया, दूसरे ऑब्जेक्शन में बढ़िया जवाब दे दिया, तीसरे ऑब्जेक्शन में बढ़िया जवाब दे दिया, लेकिन जैसे चौथा ऑब्जेक्शन आया तो ये बोलते हैं कि भैया अब सहा नहीं जा रहा है। सामने से थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं तो ये क्या बोलता है, भैया अब सहा नहीं जा रहा है, तुझे ज्वाइन नहीं करना है, मत कर, लेकिन मुझे और झापड़ मत मार। किस किस तो को ये आता हार है मान भाई जाता है ये? यहीं पर। लेकिन सिर्फ 8% ही है जिनको पता है कि सामने वाले की नो का एक कोटा है और वो कोटा उसका खत्म हो रहा है। जैसे जैसे वो मुझे ऑब्जेक्शन देता जा रहा है वैसे वैसे उसकी नो का कोटा खत्म हो रहा है। और उनको पता होता है, 8% लोगों को पता होता है कि इसकी नो का कोटा जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ये व्यक्ति यस बोलेगा और मेरे साथ ज्वाइन होगा और इस बिजनेस में काम भी करेगा। तो वो तब तक फॉलो करते रहते हैं जब तक सामने वाला यस नहीं बोल देता।
तो सभी को 8% आठ करना है। परसेंट लोगों में क्वालिटी होती है। तो आपको भी ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। फॉलोअप में कभी आपने पीछे नहीं हटना है। फॉलोअप में लगातार 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 आपने सिचुएशन को हैंडल करना है। अच्छे तरीके से आपने एक एक ऑब्जेक्शन पे बात करनी है और तब तक आपने बात करते रहनी है जब तक सामने वाले के सारे ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हो जाते। ठीक है। और इसमें 73 का क्या मतलब है? 8/73 में 8 तो समझ में आ गया कि 8% नेटवर्कर्स ही अच्छे से क्लोजिंग कर पाते हैं और हमको भी अपने आप को उन 8% में लेकर आना है। 73 का क्या मतलब है? 73 का मतलब ये है कि 100 में से 73% लोग खरीदने से पहले, 73 का मतलब ये है कि 100 में से 73% लोग कोई भी आइटम खरीदने से पहले जो बेचने वाला व्यक्ति होता है उसको 4 ऑब्जेक्शन जरूर देते हैं, यानी कि 4 झापड़ जरूर मारते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना भी होगा, संतोष नायर सर की ट्रेनिंग में आपने वो फ्रिज के शोरूम का आपने हो सकता है एग्जांपल सुना होगा। कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। एक आदमी जब फ्रिज लेने के लिए जाता है, फ्रिज के शोरूम में जाता है, तो वहां पर क्या कहानी चलती है? सेल्समैन से वो कैसे कैसे ऑब्जेक्शन बोलता है। भैया सुना है कि आपके फ्रिज में सर्विसिंग अच्छी नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। आपके प्रोडक्ट के मार्केट के रिव्यू अच्छे नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। इस तरह का कुछ ना कुछ वो बोलता ही रहता है और सेल्समैन उसके हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करता रहता है ना। कंप्रेसर की बात करेगा, कभी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेगा, कभी, है ना, कभी फ्रिज का अंदर जो एक्चुअल में जो फ्रीजर रहता है जहां पर बर्फ बनाई जाती है, कभी उसके उसके स्पेस की बात कर लेगा, कभी कुछ उसका चलता ही रहेगा। यानी कि जो एक्चुअल खरीदने वाला है वो खरीदने से कम 4-5 ऑब्जेक्शन रिजेक्शन जरूर देता है। और जब उसको कुछ सोचने को नहीं मिलता है तो लास्ट में बोलता है, देखेगा पूरे शोरूम में जिस कलर का फ्रिज नहीं है ना पूरे शोरूम के अंदर में, वो वही कलर मांगेगा फिर। ये आदत में है खरीदने वाले की। और एक सक्सेसफुल जो सेल्स पर्सन है वो जानता है इस बात को कि ये खरीदने वाला खरीदने से पहले इस तरह की बातें करता ही है। फ्रिज तो बहुत बड़ी बात कर दी। हमें केला भी खरीदने के लिए जाते हैं ठेले पर, तो केले वाले से भी हम 2 रुपए 5 रुपए कम करवाने की कोशिश करते हैं। ये तो एक ग्राहक का एक बेसिक नेचर है और एक सेल्समैन इस चीज को जानता है कि 100 में से 73% लोग कम से कम 4 ऑब्जेक्शन जरूर देते हैं, कम से कम 4 झापड़ जरूर मारते हैं। 4 झापड़ तो हम मारेंगे ही। अब जो सेल्समैन इसको झेल गया वो सक्सेसफुल है। जो ऑब्जेक्शंस को आसानी से हैंडल कर लेगा, प्रैक्टिस कर करके जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने में अपने आप को पारंगत बना लेगा, वो सक्सेस हो जाएगा। और जो गिव अप करता रहेगा पहले ऑब्जेक्शन में, दूसरे ऑब्जेक्शन में गिव अप करते रहेंगे, गिव अप करते रहेंगे, गिव अप करते रहेंगे, उनकी जिंदगी ऐसे ही स्ट्रगल उनकी जिंदगी में चलता रहेगा। दिस इज 8/73 रूल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा फॉलो पर क्लोजिंग में एक बात का आप याद रखिए, डोंट थिंक व्हाट अदर्स थिंकिंग। इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। देखो दूसरे क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप ही सोचेंगे तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे? दूसरों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो। वो क्या सोच रहे हैं ये सोचना आपका काम नहीं है, ये उनका काम है। तो उनका काम उन्हें करने दो, आप अपना काम करो। हमारा काम क्या है? फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, टीडी निकालना, है ना। ये हमारा काम है, तो हमें अपना काम करना है। फॉलो अप करते वक्त कभी भी शर्म या झिझक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। यार रात के 8 बज गए हैं, अगर मैं इसके घर जाऊंगा इससे मिलने के लिए तो ये भी यार परेशान हो जाएगा, ऐसा आपने नहीं सोचना। क्योंकि जब तक आप ऐसी बातें सोचते रहोगे आपके अंदर एक डायरेक्ट सेलर वाला एटीट्यूड नहीं आएगा। और जब तक आपके अंदर डायरेक्ट सेलर वाला एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक काम होगा नहीं। तो डोंट थिंक व्हाट अदर्स थिंकिंग। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, बी अ टीम प्लेयर। यहाँ पर टीम प्लेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम प्लेयर कैसे बनेंगे? यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ वन मैन शो, इट इज अ टीम गेम। आपके व्यक्तिगत के आपके अंदर एज अ पर्सन बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है। हो सकता है आपका प्लान देने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है आपका इन्विटेशन का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है आपकी क्लोजिंग करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है।
लेकिन ये सारी क्वालिटी होते हुए भी आपको एक टीम में रहते हुए काम करना आना चाहिए। आप अकेले के दम पे कितनी भी क्वालिटीज रखते हो, इस बिजनेस के अंदर आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको एक टीम में रहते हुए काम करना नहीं आता है। ठीक है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, टीम के साथ मिलजुल के काम करना। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बी ए टीम प्लेयर, आप कभी भी क्रॉस लाइनिंग ना करें। टीम प्लेयर की पहली क्वालिटी क्या होती है कि वो क्रॉस लाइनिंग नहीं करता। क्रॉस लाइनिंग का क्या मतलब होता है? अपनी ही टीम में तोड़ा ताड़ी करना, अपनी ही कंपनी के अंदर दूसरे लीडर्स की टीम को तोड़ना, अपनी ही कंपनी के अंदर में दूसरी टीम के लीडर्स को तोड़ के अपने साथ ज्वाइन करवाना, लोगों को भड़काना, दूसरों को डिमोटिवेट करना, ये सब क्या है? क्रॉस लाइनिंग है। और ये जो भी व्यक्ति करता है वो इस बिजनेस के अंदर में कभी भी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, उसका डूबना तय है। क्रॉस लाइनिंग एक्चुअली एक जहर की तरह है जो आपको आपके करियर को खत्म कर देती है। तो ये क्रॉस लाइनिंग कभी भी नहीं करनी है इस बिजनेस के अंदर में। तोड़ा ताड़ी नहीं करनी है, भड़काने वाले बयानबाजी नहीं करनी है, अपलाइन की बुराइयां, डाउनलाइन की बुराइयां, ऐसा नहीं करना है, दूसरे लीडर्स की बुराइयां, ये सब हरकतें नहीं करनी है इस बिजनेस में। ठीक है, करना है तो क्या करना है? काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन करनी है एज अ टीम प्लेयर। आपको लगातार, जैसा कि हमने वो गोल सेटिंग वाले पार्ट में आपको बताया भी था कि अपलाइन से लगातार काउंसलिंग करनी है, वही पॉइंट यहाँ पर भी निकल के आ रहा है कि काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में लगातार बातचीत करते रहे, काउंसलिंग करते रहे, अपने बिजनेस में आप क्या क्या कर रहे हो उनको बताते रहे, और जो भी उनके द्वारा सलाह मिलती है उसको अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करते रहिए। तो काउंसलिंग लगातार एक्टिव अपलाइन के साथ करते रहना है। इसके बाद आता है अगला पार्ट, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं, परिचय करवाना, रैपो बिल्ड करना, इमेज बिल्ड करना अपने अपलाइन की। ठीक है, तो आपने अपने अपलाइन का एडिफिकेशन हमेशा बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, एडिफिकेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, आप लोग वो देख सकते हैं, उसमें बहुत कुछ बताया है एडिफिकेशन के बारे में। तो एडिफिकेशन का मतलब मीनिंग ही यही होता है कि अपने अपलाइन की, अपने सीनियर की एक ऐसी दमदार इमेज बिल्ड करना कि जब आपका अपलाइन वहां पर खड़ा होगा तो सब लोग आपके अपलाइन की बात को ध्यान से गौर से सुने। ठीक है, आपके अपलाइन की बात को लोग ध्यान से गौर से तभी सुनेंगे जब आपने अपने अपलाइन की एक अच्छे से एडिफिकेशन करी होगी। एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट है बी ए टीम प्लेयर के अंदर। कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, एक्टिव अपलाइन के साथ में लगातार काउंसलिंग करनी है और एडिफिकेशन करना है। ठीक है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ वन मैन शो, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम गेम। ठीक है, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, बिकम अ गुड यूजर। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, इसको आप, इस पंक्ति को आप जरूर अपनी डायरी में नोट कीजिएगा। बिफोर बिकमिंग अ गुड प्रोमोटर यू हैव टू बिकम अ गुड यूजर। एक अच्छा प्रमोटर बनने से पहले हमें एक अच्छा यूजर बनना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम एक अच्छे यूजर नहीं बनेंगे तब तक हम एक अच्छे प्रमोटर नहीं बन सकते। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? बिकम अ गुड यूजर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। ठीक है, बिकम गुड यूजर। इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 आता है यूज द प्रोडक्ट्स, पॉइंट नंबर 2 आता है यूज द टूल्स, एंड पॉइंट नंबर 3 आता है यूज द सिस्टम। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। आपकी कंपनी के अंदर में जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी में है उन प्रोडक्ट्स का आपने लगातार इस्तेमाल करते रहना है, लगातार इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट्स का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लोगों से बात करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में, आपके चेहरे में झलकेगा, जिससे आपको रिजल्ट निकलने में आसानी होगी। यूज द प्रोडक्ट।